नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉरलॉक ऑफ द मैगस वर्ल्ड चैप्टर 107 टोटल एनाइलेशन। इसके वीडियो में चलिए शुरू करते हैं। वेब के क्रैश होने पर सिल्वर लाइट ओशियन के बीच एकदम रिफ की तरह खड़ा था। 1 इंच भी नहीं हिला था। फ्यूरी ऑफ द मार्स खत्म होने के बाद भी बोसेन शील्ड के पीछे एकदम अनस्क्रैच खड़ा था। इसे देखकर लेलिन की पीपल एकदम श्रिंक हो जाती है। वो शॉक में था। वो बोलता है, एक डिफेंस टाइप आर्टिफैक्ट। एपीएस बोन फॉरेस्ट एकेडमी की बिग थ्री फैमिली में से एक एक से आया हुआ यंगर जनरेशन का ना बोसेन के पास एक्चुअली एक डिफेंस टाइप मैजिक आर्टिफैक्ट था। लेलिन क्लियरली समझ गया कि इसे डील करना ना कितना डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि उसके पास भी डिफेंस टाइप आर्टिफैक्ट है। दोनों के पास डिफेंस टाइप आर्टिफैक्ट है। फॉलेन स्टार पेंडेंट है अपने लेलिन के पास। एक बार फॉलेन स्टार पेंडेंट एक्टिवेट हो जाए तो लेलिन एक्लोइटी के बीच एकदम इनविजिबल हो जाएगा। और दूसरी तरफ के दो लेवल 3 एक्लोइटी ऑब्वियसली बोसेन के एक्शन से ना एकदम डर गए थे। एक पल के लिए वो बिल्कुल स्टिल खड़े रह गए। खासकर मूनलाइट में फ्लाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला एक्लोइटी ने विसल को टाइटली ग्रिप कर लिया। उसके पेल्ड फेस पर ना डिस्प्ले लिखा हुआ था। फ्यूरी ऑफ द मार्स अटैक के बाद जायंट मूनलाइट में फ्लाई स्पेंड हो चुका था। मतलब एकदम थक चुका था वो मिड एयर में ना एकदम चिल्लाते हुए ना दोबारा अटैक करना तो चाहता था, लेकिन वो अटैक कर ही नहीं पा रहा था। अपना एआई चिप है ना, अपना एआई चिप वो आवाज़ गूंजती है उसकी, वो बताता है लेनिन को मूनलाइट में फ्लाई की अटैक दिन में सिर्फ एक बार यूज की जा सकती है। उसके बाद 20 घंटे का ना कूल डाउन पीरियड होता है। इस पीरियड में वो एकदम वीकेंड स्टेट में होता है। एक अच्छा चांस है इन लोगों को। लेलिन की आंखें चमक जाती है और उसके हाथों से रेड और पर्पल कलर के दो पोशन उड़कर ना सीधा मूनलाइट के बॉडी के ऊपर जाते हैं। मूनलाइट में फ्लाई के बॉडी पर रेड फ्लेम के साथ पर्पल स्मोक एक्सप्लोड होता जाता है। बड़ी एक्सप्लोजन ने मूनलाइट में फ्लाई को इनग्लफ कर लिया था। पर्पल रेड हॉलो के अंदर मूनलाइट में फ्लाई की ना चीखें सुनाई दे रही थी। पोषण का इफेक्ट खत्म होने के बाद भी मिड ईयर में मूनलाइट में फ्लाई का हाल एकदम ना एकदम मान लो एकदम खराब था उसका हालत। वो जख्मी था, दोनों क्लॉ ने टूट चुकी थी। विंग पर बहुत सारे होल थे। अब वो हवा में फ्लोट नहीं कर पा रहा था और जल्दी से जमीन की तरफ आ रहा था, जैसे रेस्ट करना चाहता हो वो। मूनलाइट में फ्लाई को जमीन की तरफ आते देखकर ना पोसेन रोर करता है, तू डैम बास्टर, तू एक्चुअली डेयर कर रहा है। उसके सामने वाला सिल्वर लाइट एकदम से व्हाइट लाइट ना इमिट करता है बोसेन का। एकदम मोटा सील्ड लाइट में ना मेल्ट हो गया और सिल्वर लिक्विड बोसन के हाथों के अराउंड एकदम घूमने लगा। सिल्वर ग्रेट सॉर्ड बन गया था। बोसन ने दोनों हाथों से ग्रेट सॉर्ड उठाया, जंप किया और नीचे से एकदम से स्लैश मारा। सिल्वर फ्लैश ऑफ द लाइट ने स्ट्रगलिंग मूनलाइट में फ्लाई के नेक पर ना एकदम गर्दनी उड़ा दी उसका। वहां ब्लड की ना धाराएं बहने लगी। मूनलाइट में फ्लाई का सर कट काट दिया गया था। सारा ब्लैक और पर्पल खून स्प्रेड हो गया, चारों तरफ फैलने लगा। एक स्लैश ने ना सर काट दिया था बोसेन ने। मैसिव मूनलाइट में फ्लाई की एक्चुअली बोसेन ने एक ही शॉट में मार दिया था। इसमें सेकेंडरी इफेक्ट भी था, उसके पावरफुल मैजिक आर्टिफैक्ट का भी ना इसमें थोड़ा सा रोल था। ऑब्वियसली बोसेन की स्ट्रेंथ भी ना इम्पोर्टेंट थी यहाँ पर। लेलिन तो एकदम देख के शौक ही हो गया था। वो शौक से ना सांस लेता है, अपने आप को ठीक करता है। मूनलाइट में फ्लाई के सर काटे जाते ही एक्लोइटी जो था ना उसको कंट्रोल करने वाला, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ एक्लोइटी, वो एकदम से चिल्लाने लगा। एकदम से ना उसको भी इधर कुछ हो गया होगा, उसको ना बहुत इंजर्ड हो गया था, बहुत जख्मी हो गया था। मूनलाइट की आंखों की रोशनी डिम होते ही एक्लोइटी का चेहरा जो था उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ एक्लोइटी, उसका चेहरा पेल पड़ गया था और उसके चेहरे पर रिंकल आने लगी थी। लगता है ना उसने लाइफ बाउंड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा। नो वंडर एवरेज स्ट्रेंड होने पर ना वो मूनलाइट में फ्लाई की लॉयल्टी हासिल कर लिया था उसने। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, वो तो मर गया। लेकिन लंबी सांस लेता है, कहता है, अफसोस की बात यह है कि लाइफ बाउंड कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टेड क्रीचर से लिंक्ड होते हैं। एक बार कॉन्ट्रैक्टेड क्रीचर मर जाए तो होस्ट भी उसी फेट के साथ नहीं बच सकता। मतलब वो भी मर जाएगा भाई। मुझे कहाँ या लग रहा है ऐसा ही, वो भी मर जाएगा। मूनलाइट में फ्लाई की येलो आंखों की फायर ना डिसअपियर होते ही एक्लोइटी भी सांस छोड़ देता है। देखा, वो भी मर गया। इस वक्त वो ऑलरेडी वाइट हेयर बुड्ढा बन चुका था और जमीन पर गिर गया। सारे साइन ऑफ लाइफ खत्म हो चुके थे। अब एक आखिरी बचा हुआ एक्लोइटी, वो चिल्लाते हुए तुरंत ना वहां से भागने की कोशिश करता है।
साथ ही उसने एक फेदर हवा में फेंका। ब्लैक फ्लैश ऑफ लाइट ने फेदर को ना एकदम नाइट हॉक में बदल गया उसका फेदर, और हवा में उड़ाने लगा। मैजिकल समन था। जेडन एकदम चिल्लाते हुए बोलता है, जल्दी से रोको उसे। पॉइंट करते हुए उसने कई वेन्स ऑफ फाइन तुरंत से फेंक दी थी। एरो स्पेल भी आता है, एरो स्पेल रेड वो साया ने चलाया था। एकदम चिल्लाते हुए उसने हाथों से ना कुछ वाइट सिल्वर एरो ना नाइट हॉक की तरफ शूट किए थे। नाइट हॉक ने विसल किया और विंग्स फ्लैप किए। ब्यूटीफुल आर्क में मूव करके ग्रीन वाइन्स के अटैक से बच गया वो। उसके बाद नाइट हॉक ने अपने रेजर शार्प विंग से कुछ सिल्वर एरो को भी स्मैक कर दिया, मतलब वो साया के हमले से भी बच गया है। ये भी एक मैजिकल क्रिस्टर है। बोसेन एकदम आवाज न चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन उसकी आवाज जो थी वो वीक पड़ चुकी थी, क्योंकि वो भी तो फाइट करके थक गया था। अपना लेलिन बोलता है इसी समय, हम इसे न्यूज जो है उसे फैलाने नहीं दे सकते, वरना हम खतरे में पड़ जाएंगे। मतलब उसे जाने नहीं दे सकते। लेलिन की आंखें चमकी, उसकी ना वुड स्कार्ड मतलब उसके ना पीछे से एकदम ब्लैक का लॉन्ग बो बन गया। मतलब उसने कुछ बो मतलब वही धनुष निकाला। एआई चिप से सब कुछ चेक करवाया, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, ट्रैजेक्टरी सब कुछ कैलकुलेट किया, और एक ब्लैक एरो आसमान में लाइटिंग बोल्ट की तरह फ्लैश हुई और सीधा नाइट हॉक के राइट विंग को ना एकदम छेद दिया। एक वेल के साथ नाइट हॉक नीचे गिर गया। बोसेन खुशी से चिल्लाता है, नाइस नाइस। उसकी स्पीड बहुत बढ़ गई और वो सिल्वर ग्रेट स्वॉर्ड एकदम से ना चालू कर देता है। सिल्वर ग्रेट स्वॉर्ड ने व्हाइट सिल्क नेट प्रोड्यूस किया और नाइट हॉक को कैप्चर कर लिया, और बोलता है, कंटिन्यूसली बोलते जाता है, गो टू हेल। व्हाइट सिल्क नेट कंटिन्यूसली टाइट होती गई और आखिर में ब्लड और फेदर के बाल ही बच पाए वहां पर बदल गए थे। जेडन और साया रिलीफ की सांस लेते हैं, हमने इसे फाइनली खत्म कर दिया। वो दोनों एक ही साथ बोलते हैं। लेकिन वो एक्लोइटी नहीं मिलता वहां पर, तो ये लोग एक्लोइटी को देखते हैं। लेकिन रोथ जो था ना अपना पांचवा मेंबर ये इनका ग्रुप का, एक लेलिन, जेडन, रोथ, साया और अपना बोसेन, ये 5 लोग हैं ना। तो रोथ रोथ उस लड़के को पकड़ने गया था। एकदम अलग हुआ रोथ का फिगर ना, ग्रुप के सामने आता है। वो उसको पकड़ने के लिए गया था ना। अब उसका अपीयरेंस ड्रेस्टिकली चेंज हो चुका था। उसका राइट आर्म ब्लास्ट हो चुका था, जिसमें बहुत सारे वाइट टेंटिकल दिखाई दे रहे थे। उसका आधा ना चेहरा ग्रीन स्केल से भरा हुआ था। उसकी राइट आर्म के टेंटिकल्स में लास्ट भागे हुए एक्लोइटी का सर था, जिसका एक्सप्रेशन एकदम डरा हुआ था। और इसका क्या हाल है भाई, मैं रोथ का समझ नहीं पाया। अच्छा, हाँ, ये म्यूटेशन एक्सपेरिमेंट है। मतलब ये किसी एक्सपेरिमेंट से गुजरा है अपना रोथ। तो और इतना देखकर ना लेलिन और बाकी तीनों तो शॉक हो गए रोथ को देखकर। लेवल 3 एक्लोइटी अपने बॉडी को इनहांस और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एक्लोइटी की स्पिरिचुअल फोर्स ऑफिशियल मैगोस से बहुत कम होती है। बहुत सारे हाई ग्रेड इंग्रेडिएंट और नॉलेज काफ़ी नहीं होते, इसलिए ज़्यादातर फोर्सफुल्ली बॉडी इनहेंस करने से ना काफ़ी सारे ना डैमेज होते हैं। लेकिन रोथ का करंट स्टेट दिखाता है कि वो कितना एक्सट्रीमली सेन था। वाइट टेंटिकल्स कंटिन्यूसली उसके बॉडी में रिएक्ट होने लगे। जल्द ही रोथ हाफ नेक्ड अपीयरेंस में ना नॉर्मल फॉर्म में वापस आ गया। रोथ ने राइट आर्म हिलाया और एक्लोइटी का सर जमीन पर फेंक दिया और वाइडली हंसने लगा। अब सारे इनकॉन्वीनियंस डिसॉल्व हो चुके हैं। मतलब वो यही कह रहा था अपना रोथ। जेडन ने रोथ को देखा और बोलता है अपना जेडन, तो हम 2 साल से फ्रेंड है। भले ही मैं तुम्हें जानता था कि तुम्हारी म्यूटेशन टैलेंट काफ़ी हाई है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम फिजिकली ट्रांसफॉर्मेशन को ऑलरेडी कंटेन कर चुके हो। रोथ ने बाकी चारों को देखा और शोल्डर एकदम से चटका है। एक्लोइटी के पास भी ना अपने ट्रम्प कार्ड होने चाहिए, सही है ना, यही बोलता है चटकाते हुए अपने कंधे। ठीक है, भले ही हमने ओपोनेंट को एनाइलेट कर दिया, लेकिन किसी अनफॉर्सेकन सरकमस्टेंस से बचने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ से बचने के लिए हमें एक्सप्लोरेशन को जल्दी ख़त्म करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। मतलब अपना बोसेन ने मैजिक आर्टिफैक्ट को ना रोप्स में वापस रखते हुए सजेस्ट करने लगा। और कोई बोलता है यहाँ पर, बिल्कुल, दूसरी पार्टी ने शायद हम अपनी लोकेशन किसी को रिवील कर दी होगी। हमें जीथरमुन माउंटेन प्लेन्स में रेमेंट्स जल्दी ढूंढना होगा। लेलिन भी एग्री करता है इन सब बात से। चलिए, अभी तुरंत से सेट ऑफ करते हैं, जेडन ने सर हिलाते हुए कहा था।
और ग्रुप को लीड करने वाला था वो। 1 मिनट वेट, मैंने इसके बॉडी पर ये भी पाया था। रोथ मुस्कुराया और एक पेल येलो स्क्रॉल जेडन को दे देता है। जेडन ने इसे खोला और उसका एक्सप्रेशन बहुत अनप्लीजेंट हो गया, जैसे कॉप्स का हो, मतलब एकदम खुशी हो गया था उसको। एआई चिप रिकॉर्ड करता है। जेडन के मैप खोलते ही लेलिन ने तुरंत एआई चिप को ऑर्डर दे दिया था। जियोग्राफिकल ड्राइंग से मैप जिथरमून माउंटेन प्लेस का लग रहा था। डार्क फॉरेस्ट के साइन के बीच में एक थिन एकदम रेड लाइन जीथर माउंट टाउन, जो माउंट टाउन है ना, उसके एंट्रेंस से माउंटेन के डेप्थ तक जाती थी। मतलब इन लोगों को एक मैप मिला है, वो एक ना क्लिफ के मार्किंग पर रुकती थी। क्लिफ के नीचे डायलन गार्डन नाम लिखा था। और बोलता है, कोई बोलता है यहाँ पर, क्या दूसरी पार्टी के पर्पस हमारे एक्सप्लोरेशन से एकदम मिलते रहे जुलते हैं क्या? लेलिन ने बोला था ये। लेलिन ने सडनली एकदम पूछा था। जेडन बोलता था अपना, बिल्कुल। जेडन बिलेस्ट्री एकदम हिल, आंखें चमक जाती है उसकी, सर हिलाते हुए बोलता है। अचानक इम्पेशेंट हो जाता है वो। डैम इट, डैम इट, मुझे नहीं पता था कि रेमेंट ऑनर ने कितने लीड क्रिएट किए थे। जल्दी चलो, मुझे कोई ऐसा रेमेंट नहीं देखना है जो ऑलरेडी किसी ने ले लिया हो और क्लीन कर चुका हो। लेलिन ने अंदर ही अंदर समझ लिया, ग्रेट मैगस सेडलॉम ने जो छोड़ा था ना, वो इनहेरिटेंस था। वो डेफिनेटली चाहता था कि कोई उसे डिस्कवर करे और उसकी लेगेसी कंटिन्यू करे, इसलिए उसने बहुत सारे लीड छोड़ के रखे थे। इस वक्त लेलिन कंफर्म कर चुका था कि जेडन के पास वाले क्लूज ग्रेट मैगोस सेरलम की इनहेरिटेंस थी, क्योंकि पॉजिटिवली थी, मतलब पॉसिबिलिटी थी कि कोई और उनसे पहले पहुंच जाए। इसलिए पांचों लोगों ने हैप्पी हार्ट के साथ एकदम जर्नी कंटिन्यू किया। उनके चेहरे पर ना एकदम अनइजीनेस ना दिखाई दे रही थी, लेकिन वो जल्दी मूव कर रहे थे और कुछ घंटों में ही जीथरमून माउंटेन प्लेन्स के डेप्थ में इंटर कर चुके थे। इस वक्त माउंटेन पहले से भी बहुत अलग थी। जब वो पहली बार इंटर किए थे, यहाँ वेजिटेशन का चांस एक्सट्रीम था। मतलब जिथरमून माउंटेन प्लेन्स के बॉर्डर पर नॉर्मल प्लांट्स उग रहे थे। अब उनके सामने रिलेटिवली एकदम से, मतलब स्पेशल स्पेशल आइटम और प्लांट दिखाई दे रहे थे। सबसे कॉमन प्लांट एक वाइट कलर की बड़ी स्क्रब थी, जिनके लिप्स स्ट्रेंज स्पाइरल में न फॉर्म हुए थे। हर बार हवा का गस्ट आने पर स्क्रब के सी विंड के साथ हिलता था और पियानो की कीज बजना एकदम बजाते हुए जैसी आवाज़ न प्रोड्यूस करता था। पियानो जैसी आवाज़ बहुत केओटिक थी। लिलिन को न एकदम से अनईजी फील होता है। उसमें न रेकलेसली आगे बढ़ने की न इच्छा नहीं जताई उसने। मतलब ऐसा ही साउंड कर रहा था उसको, न रेकलेसली आगे बढ़ूँ, क्या करूँ, कुछ करूँ, मन चंचल करवा देता था ये प्लांट। और फिर कोई बोलता है, केयरफुल, ये पियानो की बस है, इसकी नॉइज रेगुलर ह्यूमन को अट्रैक्ट कर सकती है, एक एक्टिविटी पर भी थोड़ा इफेक्ट होता है। लेलिन ने वार्न किया। मतलब ये लेलिन था। पहले जीथर माउंटेन जो मून टाउन के ना मिसिंग लोग शायद इसी साउंड से ना अट्रैक्ट होकर इल्यूजन में फंस गए होंगे और मर गए होंगे। उसके बाद लेलिन ने बैग से कुछ पोशन निकाली और जेडन और बाकी को ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब ये ट्रैंकुलर पोशन है जो ना वो लेलिन ने बनाया। इसका ये काम है कि यह ना जो इफेक्ट है ना उसको रेसिस्ट कर सकता है। जेडन, रोथ और साया ने टेस्ट ट्यूब में देखा, थोड़ा टेस्ट किया और कंटेंट पी लिया, पूरा पी लिया। बोसन ने सर हिलाकर रिफ्यूज किया और पोशन लेलिन को ही वापस दे दिया। वो बोलता है, मुझे नहीं चाहिए। लेलिन ने शोल्डर ने एकदम चटकाए और आगे लीड करने लगा। एक्सप्लोरेशन के आगे आगे वाले पार्ट में पॉइजनस गैस वाले ट्रैप्स और एम्बोसेस थे। इसलिए इसीलिए पोसिनेरिंग एक्लोइटी की जरूरत थी उन्हें काउंटर अटैक करने के लिए। यही वजह थी कि जेडन ने लेलिन के साथ आने का ना एकदम आना चाहता था वो। उसके बाद लेलिन और बाकी लोगों ने म्याजमा की वेब्स और जो पॉइजनस इंसेक्ट के होर्डर्स थे ना, उन सबको फिश किया। लेलिन के दिए गए पोषण की मदद से पार्टी ने इन डेंजर जोन्स को आसानी से क्रॉस कर लिया था। लेलिन ने पॉइजनस इंसेक्ट और म्याजमा को डिस्पेल करने का कुछ मेथड जो था वो डिस्प्ले करने के बाद जेडन और बाकी लेलिन के टैलेंट पर ना एकदम कन्विंस हो गए थे। लिलिटेल फैमिली के बोसेन भी ना कभी कभी लेलिन को एकदम से सरप्राइज होकर देख रहा था, एकदम सरप्राइज ग्लैंस मार रहा था। ऑब्वियसली उसने
पहले लेलिन की पोजिशनरिंग टैलेंट के बारे में सुना था, लेकिन लेलिन का टैलेंट उसके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा था। पार्टी ने लैंड और वाटर दोनों पर न ट्रेक किया और 2 दिन बाद मैप पर दिखाए गए ओवरहैंगिंग क्लिफ पर पहुंच गए। साया ने सांस ली। लेलिन और बाकी लोगों के चेहरे पर भी ना एकदम खुशी के ना साइन दिख रहे थे। क्लिफ की एज पर लेवल्ड ग्राउंड पर ब्राइट येलो फ्लावर उग रही थी। फ्लावर के हार्ट में ब्राइट रेड था। जब वो ब्लूम होती थी तो साइज 2 रेगुलर ह्यूमन के फिस्ट जितनी होती थी। पूरा माउंटेन टॉप इस स्ट्रेंजर फ्लावर से भरा हुआ था और हैप्पी अरोमा जो एरिया में ना फैला हुआ था। लेलिन, ये क्या है? जेडन पूछता है लेलिन से। जिथरमोन माउंटेन प्लेन्स डेंजर से भरी थी और वेरियस स्ट्रेंज प्लांट्स दिखाई दे रहे थे। ज़्यादातर ब्यूटीफुल प्लांट उतनी ही डेंजरस होती है, खासकर जब वो उनके डेस्टिनेशन के करीब हो। मतलब जितनी ब्यूटीफुल प्लांट्स होगी उतनी ही डेंजरस होगी। पोसिनेरिंग एक्लोइटी होने के नाते लेलिन ने पहले ही 3 सिमिलर फ्लावर ट्रैप्स हैंडल किए थे। लेलिन ने एक स्टॉक ऑफ फ्लावर उठा लिया और बोलता है, नो प्रॉब्लम, एआई चिप डाटाबेस से कंपेयर करो। एआई चिप बताता है इस फ्लावर के बारे में। स्कैनिंग आउटर अपीयरेंस एंड सेंट कंपैरिजन प्रोसेस में है। रिजल्ट आता है, रिजल्ट डिटरमाइन एकदम से आता है। बीटा डेजी, मतलब ये फ्लावर का नाम बीटा डेजी है। एआई चिप की आवाज़ एकदम ने लॉयली गुजती है, बीटा डेजी। लेलिन ने एकदम से ना अपना चेहरा घुमाया और बताता है कि ये साउथ कोस्ट पर कॉमन प्लांट है, नॉर्मली प्लेन्स पर उगती है। ये नॉस्टैल्जिया और रेस्पेक्ट को ना रिप्रेजेंट करती है। इस फ्लावर्स ये ना फ्लावर में सच में ना बीटा डेजी जैसी लगती है। किसी ने इसे ना यहाँ पर्पजली प्लांट किया होगा। बोसन ने भी ना इसे ना एकदम से ना हाँ में हाँ भर दी। क्या ये मैजिशियन ने छोड़ा होगा जो इनहेरिटेंस पीछे छोड़ गया था? पीछे खड़े रोथ ने ना एकदम वो भी बोलता है, यही बोलता है। लेलिन कंफर्म नहीं कर सकता था, इसलिए वो बोलता है हाँ पॉसिबल हो सकता है। जेडन ने डैमेज मैप खोला। मैप के मुताबिक रेमेंट इस क्लिफ के बॉटम पर होना चाहिए। लेलिन ने सर हिलाया। जब उसने मैप स्कैन किया था तो क्लिफ के नीचे डायलन गार्डन नाम लिखा था। इसके ऊपर क्लिफ पर बड़ी एरिया में बीटा डेजी के जिक्र था, इसलिए 80 to 90% चांस सही होने का ही था। साया का चेहरा ने एकदम एक्साइटेड से भरा हुआ था। वो बोलती है, हम क्या वेट कर रहे हैं? मतलब वो कहना चाह रही है हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? लेलिन के लिए अगर ऑफिशियल में उसके रेमेंट मिल जाए और इनहेरिटेंस हासिल हो जाए तो वो ऑफेंड एक नई लेजेंड की शुरुआत हो सकती है। मतलब ये है कि अगर एक्लोइटी को ऑफिशियल मैगोस का ना इनहेरिटेंस मिल जाए तो इनहेरिटेंस हासिल होने के बाद ना एक नए लेजेंड की शुरुआत हो सकती है। पांचों लोगों की सांसें ना एकदम ना रेज में ना एकदम सांसें ना एकदम से फूल गई। बोसेन भी इसमें अलग नहीं था। क्लिफ बहुत ऊंची थी और रेजर शार्प स्टेप वॉल्स पर ग्रेनाइट रॉक थे। रेगुलर ह्यूमन के लिए नीचे पहुंचना इम्पॉसिबल था, लेकिन इन 5 लेवल 3 एक्लोइटी के लिए ये छोटी सी चैलेंज उन्हें रोक नहीं सकती थी। रोथ तुरंत टेंटिकल हैंड क्रेचर में ट्रांसफॉर्म हो गया और क्लाइंब करने लगा। लेलिन और बाकी ने फ्लोटिंग फेदर स्पेल ऐड किया। इस स्पेल ने उनका वेट लाइट हो गया था और वो सीधा ना नीचे फ्लोट करते गए। फ्लोटिंग फेदर स्पेल हटाया और लेलिन ने पैर जमीन पर टच किया। मतलब वो लोग नीचे उतर चुके हैं क्लिफ से। लेलिन थोड़ा ना एकदम से टेकन अबैक था। उसने सराउंडिंग को एकदम से साइज किया, चेक किया। वहाँ डबल एज्ड ब्लेड की शेप में स्टोन पड़े हुए थे। काउंटलेस स्टोन स्वॉर्ड साथ में रखे थे जो क्लिफ के बॉटम एरिया का ना कम से कम आधा हिस्सा कवर करते थे। मतलब ये है कि काउंटलेस स्टोन ना स्वॉर्ड हाथ में ना रखे हुए थे। मतलब स्वॉर्ड थे वहाँ पर नीचे क्लिफ में। अगर ऊपर से सीधा गिरा तो मौत, सीधा स्वॉर्ड अंदर घुस जाएगा। साफ ब्लेड पर काउंटलेस कॉप्स थे। मतलब समझ जाओ ब्लेड के ऊपर कितने सारे लाश होंगे। लेलिन ने कुछ ह्यूमन जैसी कॉप्स भी डिस्कवर की। लगता है ये लिविंग क्रिएचर थे जो क्लिफ से ना गिर गए थे। लेनिन ने देखा कि और सडनली रियलाइज किया कि कुछ गलत था। यहाँ रेगुलर ह्यूमन कैसे हो सकते हैं? क्या ये पहले लीड पाने वाले कुछ एक्लोइटी थे? केयरफुल, फ्लोर पर ब्लेड्स पड़े हैं। जेडन और बाकी को लैंड करते देखकर ना लेलिन ने जल्दी से वार्न किया,
जेडेन का चेहरा तो एकदम से न काला पड़ गया। उसके आर्म ने एकदम से लीडिंग करते हुए एक रेजर शार्प, वो जो लेजर शार्प ब्लेड था ना, उससे ना 15 सेंटीमीटर लंबा ना उसके अंदर लगभग घुस ही गया था। बहुत मुश्किल से बचा था वो, मतलब अपना जेडन। ये पॉइंटेड एज इटर्निटी तक न रेजर शार्प रहने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा इनमें कुछ मैजिक स्पेल भी न एकदम चांटेशन की हुई थी। अगर ऐसा ना होता तो डिफेंस को न ब्रेक थ्रू करके उसके स्किन तक पहुंचना न एकदम मुश्किल होता। अपना जेडन समझा रहा है ये। अगर एक्लोइटी यहाँ से गिरते भी ना तो उसको स्किन को छेदना ना एकदम इम्पॉसिबल था, लेकिन जो मैजिकल स्पेल है ना उसके मदद से छेदा जा सकता है। लेलिन ने ग्रे व्हाइट ब्लेड को टच किया और उसने फेंट एनर्जी ने वेव्स फील की, और वो भी हाँ में हाँ भर देता है जेडेन के बाद पे। सिर्फ ऑफिशियल मैगोसी ऐसे स्केल पर स्पेल परफॉर्म कर सकते हैं, इस एरिया के सारे रॉक्स पर इफेक्ट ऐड करके। तो फिर रेमेंट कहाँ है? काउंटलेस ग्रे व्हाइट टेंटिकल क्लिप के बॉटम तक न एक्सटेंड हुए और रोथ का साथ एकदम चेहरा बन गया। वो पूछ रहा था रेमेंट कहाँ है बोल के। मैंने पहले स्पेल से डिटेक्ट किया था, यहाँ सिर्फ रॉक और मड है, रेमेंट के कोई ट्रेसेस नहीं। बोसेन भी नीचे उतर के यही कह रहा था। ग्रीन आईबॉल पकड़े हुए एकदम हीरो जैसा लग रहा था। फिर कोई कहता है यहाँ पर चलिए एरिया सर्च करते हैं और देखते हैं कोई क्लू है या नहीं। 6 घंटे बाद हम फिर क्लिफ के टॉप पर गैदर होंगे। जेडन, मतलब ये जेडन बोल रहा था। जेडन के चेहरे पर ना इम्पेशेंट एकदम दिखाई दे रहा था। ये एक्सप्लोरेशन उसने ही सजेस्ट किया था, इसलिए सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट नो रिजल्ट के साथ खत्म होना उससे बर्दाश्त नहीं हो सकता था। इसके अलावा कुछ क्लूज होने के बावजूद एंट्रेंस ना मिलना, इम्पेशेंट और ऑफिशियल मैगोस के हंटेड होने का डर इस छोटे लड़के को टॉर्चर कर रहा था। जेडन लेलिन के हिसाब से जेडन मेंटल ब्रेकडाउन के करीब था। मतलब जेडन पागल ही हो गया है भाई। उसके अलावा उसको ना क्लू नहीं मिला तो वो एकदम इम्पेशन ही हो गया है। ऑफिशियल मैगोस का हंटे, मतलब उसको ना हंट करने का एकदम चुल मचा है। वो एकदम मेंटली पागल होने के एकदम करीब है। फ्रीडम के ना एकदम सीख में जेडन के सजेशन को ना सुना सुनकर बाकी चार चुप हो गए थे और सर हिलाकर एग्री करे, उसके अलावा कुछ नहीं करे, क्योंकि पागल के साथ तो कौन मुंह चला सकता है। उनके लिए डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद जेडन की उनमें से न यूज कम थी। मतलब ये कह रहा है कि उनके जो अब तो वो लोग डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं, तो जेडन की अब क्या जरूरत है, वो लोग तो पहुंच गए हैं ना भाई। और अगर रेमेंड मिल जाए और लूट पहले हासिल हो जाए तो बाकी मेंबर से पहले मिलना बहुत बेटर होता है। इससे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। कि ये बात है कि अब जगह पर तो पहुंच गए हैं, तो उन लोगों को लूट तो मिलेगी। जिसको पहले मिलेगा उसे इनहेरिटेंस तो मिल जाएगी, और इनहेरिटेंस तो किसको नहीं चाहिए भाई, सबको चाहिए। इसीलिए अभी सब लोग अपने अपने फायदे के लिए लालची होंगे ना। पांचों लोगों को अपने मेथड पर ना कॉन्फिडेंस थे वो लोग, इसलिए किसी ने टीम बनाने का सजेशन ही नहीं किया। उनमें से कुछ ने तो नीचे की तरफ वॉल्ट किया और लैंडिंग एरिया ही छोड़ दिया। अपना एआई चिप बताता है, जियोग्राफिकल आउटले स्कैन करा उसने और मैच ये एरिया का ना पूरा मैप ही बना दिया था, उसने प्रोजेक्ट कर दिया। लेलिन ने थोड़ी देर वॉक करने के बाद रुककर एआई चिप को कमांड दिया कि ये जियोग्राफिकल मैप जो है इसके रीजन सेट करो। एआई चिप ने लॉयली लेलिन के ऑर्डर को फॉलो किया। जल्द ही एक पेल ब्लू 3D इमेज लेलिन की आंखों के सामने प्रोजेक्ट हो गया। इस मैप पर जो सिर्फ उसी को दिखाई दे रहा था। नियर बाय लोकेशन के ट्रेन क्लियरली डिस्पिक्ट किए गए थे। मतलब क्लियरली सब कुछ ना एकदम डिटेल में दिखाया गया था। इतना डिटेल कि एक ब्लेड ऑफ ग्रास, एक मच्छर तक उधर उधर दिखाई दे रहा था। एआई चिप के डिटेक्शन के मुताबिक क्लिफ के नीचे ग्रेनाइट के लेयर थे। वहां मैजिशियन एक्टिविटीज के न कोई साइन नहीं थे। मतलब कोई आदमी का कोई हलचल ही नहीं था वहां पर। एकदम खाली था, कुछ प्राणी कोई जीवी नहीं थे वहां पर, एकदम सुनसान। इसके अलावा सराउंडिंग में एक्सपेरिमेंटल लैब्स की भी कोई सिचुएशन डिटेक्ट नहीं हुई थी। कुछ नहीं मिला था। लेलिन ना एकदम ना वो शौक में था, एकदम सोच रहा था, एकदम कैलकुलेशन किया जा रहा था। वो कहता है मन ही मन शायद दूसरी पार्टी ने इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सिलमेंट किया है कि ये चिप भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। लेलिन सोचता हुआ फिर फिजिकल आई से ना
सराउंडिंग को एकदम देखता है। 6 घंटे बाद आसमान धीरे धीरे डार्क होता है। क्लिफ के टॉप पर कुछ टेंट पिच थे। टेंट के सामने बॉनफायर था जहां बॉइलिंग पॉट से वाइल्ड वेजिटेबल सूप की ना एकदम स्मेल आ रही थी। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि बॉनफायर के अराउंड बैठे पांचों लोगों को कोई भी कुछ भी नहीं मिला था। एक सिंगल दाना भी नहीं मिला था। सब वापस आ गए हैं, अपने फाइंडिंग बताओ। जेडन ने सर्कल को देखा और पहले बोला वह, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। उन डैम्ड इन्वर्टेड रॉक ब्लेड के अलावा कुछ नहीं मिला, कुछ और नहीं मिला। रोथ बोल रहा था अपना। मेरा कहना यह है कि तुम हमें गलत रास्ते पर ले आए हो, रोथ ही कह रहा था। तू क्या कह रहा है? जेडन तुरंत खड़ा हुआ और उसके चेस्ट पर न पिंड बैज ग्रे ग्लो इमिट करने लगा। और कोई तीसरा बंदा कहता है, ठीक है, क्या हम ट्रेजर ढूंढने से पहले इंटरनल स्ट्रिप करना चाहते हैं? बोसन ने ह्यूज एनर्जी वेव इमिट की जो डायरेक्टली जेडन और रोथ के बीच में थी। मतलब ये लोग लड़ रहे थे ना, बोसन बीच में इंटरफेयर कर रहा है। वो कह रहा है कि अबे हमें इनहेरिटेंस मिलने से पहले तुम लोग क्या झगड़ा करने चाहते हो? और जेडन बोलता है अपना, मैं जेडन पर विश्वास करता हूँ, वरना वो अकेला यहाँ आ सकता था। मतलब अपना लेलिन कह रहा है, वो ऐड करते हुए जेडन की साइड लेते हुए कह रहा था। उसने ये इसलिए कहा क्योंकि उनके पास भी नसीज गौतम होट पार्टी के मैप की कॉपी थी। वो जानता था कि जेडन उन्हें सही डेस्टिनेशन तक ही ले आया था। लेनिन और बोसन के मेडिएट करने के बाद जेडन और रोथ ने एक दूसरे को एक साइड ग्लेंस किया और वापस बैठ गए। और साया एकदम से कहती है, वरी होते हुए, वरी स्माइल के साथ कहती है, मैंने बॉटम लेवल भी सर्च किया, सब कुछ सर्च किया। वहाँ सॉलिड ग्राउंड था, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन या ऐसा कोई चीज़ ही नहीं मिला। फिर तीसरे बंदे का आवाज़ आता है, ऑफिशियल मैगस के रेमेंट इतनी आसानी से नहीं मिल सकते, वरना पहले ही एकदम लूट किए जाते हैं। लेलिन, अच्छा अपना लेलिन कह रहा था। लेलिन ने तुरंत ही ऐड करते हुए जेडन से पूछता है फिर से, क्या तुम्हारे पास कोई और क्लूज है? लेलिन ने के वर्ड सुनकर ना बाकी तीनों ने भी अपनी ना ग्लांस जेडन पर एकदम से ना फेर ली। जेडन कुछ देर चुप रहने के बाद बोलता है, जो क्लूज मुझे मिला था वो यहाँ आने के मैप पे था। मैप पर कई एंशिएंट वर्ड्स थे, लगता था कोई पोएम हो। फिर लेलिन बोलता है, लेलिन और बोसन साथ में ही बोलते हैं, कहाँ है, क्या है, मुझे दिखाओ। मैं सबको दिखा देता हूँ। जेडन एकदम से खोल के दिखा देता है। वो मुस्कुराते हुए के दिखाया था, उसने हाथों में मैप ही खोल दिया था। लेलिन ने जेडन के मैप को न एकदम से देखा। यही चिप ने कॉपी से न कोई फर्क नहीं था। रूट भी सेम था, क्लिफ भी सेम था, सब कुछ एकदम सेम था। लेकिन जेडन के मैप कॉपी काफी पुराना था। ऊपर राइट कॉर्नर पर कुछ ब्लरी कैरेक्टर थे, वर्ड वर्ड स्नेक की तरह लिखे हुए थे। फिर अपना बोसेन कहता है, हाँ ये तो कुरागेरियन लैंग्वेज है। मैंने इसे एक मैनुअल पर देखा था, लगता था कैरी एंड पीपल विथ रिस्पेक्ट विल बी एबल टू गार्डन। बोसेन की आंखें चमकी और वो ट्रांसलेट कर रहा था, एकदम कोशिश कर रहा था ट्रांसलेट करने की। इतने में ही अपना लेलिन पूरा ही पूरा पूरा का पूरा मैप ही डिकोड कर देता है, वो लैंग्वेज ही डिकोड कर देता है। वो कहता है, सिर्फ उन लोगों को जो करेज और रेस्पेक्ट कैरी करते हैं डायलैंड गार्डन देखने को मिल सकता है। लेलिन ने ना एकदम से ट्रांसलेट कर दिया था मैप पर सिर्फ यही लाइन ने। बोसिन तो ना ये सुन के तो क्लियरली एकदम स्टन रह गया, इतनी ऑब्जर्व नॉलेज है। वो ना शॉक हो गया। वो पूछता है, तुम एक्चुअली हो कौन? लेनिन मुस्कुराते हुए बोलता है, इसीलिए इसीलिए कि मैं लाइब्रेरी में इतनी टाइम बिताना पसंद करता हूँ। वो मतलब झूठ बोल रहा है साफ साफ, लेकिन क्या करते हैं, फर्क नहीं पड़ता। चलो आगे। रेमिंड का नाम डायलन गार्डन लगता है, लेकिन कॉलेज और रेस्पेक्ट का क्या मतलब है? मतलब रेमिंड जो है उसके उसके लिए तो डायलन गार्डन है, लेकिन कॉलेज और रेस्पेक्ट का मतलब क्या निकलेगा? साया ने न पजल्ड में अपना सर खरोचते हुए कहा था, ये सब मुझे हमेशा लगता था कि करच का मतलब जिथरमोन माउंटेन प्लेन्स में ट्रैप्स को न एकदम से डिकोड करना है। अब लगता है ऐसा नहीं है। जेडन ने वरी होकर कहा था, अच्छा तो इसने भी डिकोड कर लिया था पहले ही। जिथरमोन माउंटेन प्लेन्स रेगुलर ह्यूमन के लिए थोड़ी डेंजरस है, लेकिन लेवल 2 एक्लोइटी के लिए इतना डेंजर नहीं। बोसेन ने लेलिन को न एकदम इम्पल्सली देखा और बोला, मतलब अपना बोसेन ये कहना चाह रहा है, जिथरमोन माउंटेन प्लेन्स जो है
रेगुलर ह्यूमन के लिए डेंजरस है, लेकिन लेवल 2 के एक्लोइटी के लिए से ऊपर या लेवल 2 एक्लोइटी उनके लिए डेंजर नहीं है। इसलिए ये लाइन इस पे सूट नहीं बैठता है। वही कहना चाह रहा है बोसेन लेलिन को नहीं, सॉरी, जेडन को कहना चाह रहा है ये। और फिर आगे देखते हैं। ग्रुप ने अंधेरे रात होने तक डिस्कशन की, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा था। इसके बाद उन्होंने नाइट वॉच के लिए सेंट्री असाइन किया और हर एक अपने टेंट में रेस्ट और मेडिटेशन के लिए चले गए। लेलिन एक सिंपल बेड पर न लेटा हुआ और था, जिसमें न वाइट वुल्फ की फर लगी थी। उसके दिल में एंजाइटी, सिर्फ न एंजाइटी ही था। उसके लिए यह इनहेरिटेंस जो किसी को नहीं पता था ना अभी तक, अब बाकी लोगों को रिवील हो चुका था। और बाकी जो एआई चिप ने ना स्कैनिंग एबिलिटीज के बावजूद भी ना कुछ भी रिवील नहीं हुआ था, और इससे ना वो काफ़ी इरिटेट फील कर रहा था। रोज की मेडिटेशन को भी ना उसने ना पोस्टपोन कर दिया था, उसकी करनी पड़ी थी। और बोलता है, शायद मुझे यहाँ सब होप नहीं रखनी चाहिए। साउथ कोस्ट बहुत विशाल है। हर कुछ डजन सालों में कई एक्लोइटी इनहेरिटेंस पर पहुँचते हैं और ऑफिशियल मेगस बनने में रिसोर्स हासिल करते हैं। मुझे बहुत चांसेस हैं। लेलिन खुद को कंसोल कर रहा था और फिर खुद पर ही हंस पड़ता है। ओरिजिनली उसने ग्रेट मैगोसेरलम की इनहेरिटेंस को अपनी बिलोंगिंग माना था। मतलब मन ही मन ये माना था कि वो मेरा ही है, मुझ मेरे अलावा कोई नहीं ले सकता, जिसकी वजह से वो ऑब्सेस्ड हो गया था। इवन अ मैजिशियन की मोस्ट बेसिक इंटेलेक्ट भी इससे अफेक्ट हो जाती थी, क्योंकि ये भाई ग्रेट मैगोसेरलम है जो रैंक 4 मॉर्निंग स्टार था किसी टाइम पर, और जेडन और बाकी भी सेम सिचुएशन में थे। कितना इरिटेबल। मैंने डेंजर को इग्नोर कर दिया। मतलब लेलिन कह रहा है, लेलिन का एक्सप्रेशन सडनली ना एकदम से मुड़ गया। सेज गौतम हुड के एक्लोइटी हम सब ने मार दिए हैं, ये पक्का दूसरी तरफ को अलर्ट कर चुका होगा, और दो पावरफुल एक्लोइटी या इवन ऑफिशियल मैगोस भी ना इन्वेस्टिगेशन करने ना आ सकते हैं। वो मन ही मन सोच रहा था। और सेज गौतम हुड की लोकेशन के हिसाब से मुझे अभी भी अराउंड 10 दिन का टाइम है जब तक इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचेगी। 8 दिन, अगर 8 दिन में ये यहाँ कोई क्लूज नहीं मिला तो मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेनिन की आंखों में न रिजॉल्व दिखाई दे रही थी। ग्रेट मैगोसेरलम की इनहेरिटेंस के कंपैरिजन में लेनिन अपनी लाइफ को न ज़्यादा वैल्यू करता है। ऐसे डिसाइड करने के बाद लेलिन जो जैसे ना लॉर्ड से ना एकदम फ्री हो गया हो फील होता है। उसकी स्पिरिचुअल फोर्स भी ना क्लीन फील हो रही है, इसलिए वो मेडिटेशन के स्टेट में ना एकदम इंटर करता है। सुबह जल्दी स्काई लार्क की साफ क्राई उनके कैंप पर ऊपर गूंज पड़ती है। लेलिन ने साया को ग्रीट किया, मॉर्निंग कहता है, और साया ने भी मॉर्निंग करते हुए ग्रीट किया। उसकी आंखों के नीचे ना डार्क सर्कल थे, लगता था उसने रात भर ना आंख नहीं झपकाई थी। उसकी आंखों में कुछ ब्लड वेसल क्लियरली विजिबल थे। उसने लेलिन को जो गेज रिटर्न किया ना वो एकदम इनकॉन्वेंसिबल था। वो कहती है, मुझे नहीं पता तुम इतना रिलैक्स कैसे हो सकते हो। कुछ देर इंटरव्यू करने के बाद साया ने आखिरकार पूछा था, और लेलिन जो अपना है वो बताता है, हम ऑफिशियल मैगोस की इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं ना। एडवांस करने में मदद करने वाली इंफॉर्मेशन और रिसोर्स मिलने का चांस तो है, लेकिन अभी तक हमें इसे नहीं पाया है। सही है ना। लेलिन ने उठ उससे ना ऐसे ही कहा था। लेलिन उठ रहा था, सूरज की तरफ मुंह किया और एकदम सेटिस्फाई हुआ, मसल वसल स्ट्रेच किया, और बोलता है फिर से। साया बोलती है, जब तक कोई चीज़ अपनी नहीं है उस पर ज़्यादा ऑब्सेस मत कीजिए, वरना दिल सिर्फ सफ़र करेगा। तुम सच में बहुत ऑड हो। साया ने अपने हाथ से ना फोरहेड को रब किया और कंटिन्यू किया, लेकिन मैगस और एक्लोइटी सब क्वायर लोग होते हैं, तो तुम्हें नॉर्मल माना जा सकता है क्या? लेलिन बोलता है अपना, हो सकता है। लेलिन ने सर हिलाया और सोचा कि अगर ये लोग जान मतलब पता चल जाए कि रेमेंट ग्रेट मैगोसेरलोम ने छोड़ा है तो सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। लेकिन वो उन्हें ये इन्फॉर्मेशन तो पक्का नहीं बताएगा भाई, क्यों रिस्क लेगा, अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा। 5 लोग टेंट से बाहर निकले और ब्रेकफास्ट लिया। गैदर हुए। जो रोस्टेड फाउल था ना, उसके बाद सब ने मिलकर डिस्कस किया कि आगे कैसे प्रोसीड करें। एक बंदा बोलता है, ठीक है, आज भी सोलो एक्सप्लोरेशन का दिन होगा।
अपनी बेस्ट ट्राई करो रेमेंड ढूंढने की। मतलब जेडन ने कहा था डिस्कशन कई देर तक चलने के बाद भी ना कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था, पर उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। ये करंट सिचुएशन के लिए सबसे अप्रोप्रिएट एक्शन भी नहीं था। भले ही कोई एक्टिविटी पहले इंट्रेंस ढूंढ ले, लेकिन जैसे ही वो ओपन होगा जेडन और बाकी एनर्जी वेब से उस ओपन एंट्रेंस को ढूंढ लेंगे। सबसे ज़्यादा वो एंट्रेंस ढूंढने वाले को लार्जर पोर्शन को ना, मतलब लार्जर पोर्शन का रिवार्ड देना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा रिवार्ड देना पड़ेगा ढूंढने वाले को। सब अलग अलग डायरेक्शन में एकदम से ना चले जाते हैं। होने के बाद जेडन ने देखा कि लेलिन अभी भी ने क्लिफ के टॉप पर खड़ा हेजिटेट कर रहा था और बीटा डेजी को एप्रिशिएट कर रहा था। तो उसने पूछ लिया, मतलब जेडन ने पूछ लिया, जैसे तुम देख रहे हो मैं फ्लावर एप्रिशिएट कर रहा हूँ। लेलिन ने मुंह पर, मतलब मुंह पर हिंट ऑफ स्माइल के साथ बोला था। इस वक्त जेडन की आंखें रेड हो गई। वो लेलिन को ना एकदम गुस्से से कहता है, काम डाउन, तुम्हें इरिटेट नहीं होना चाहिए। लेलिन ने गेस्चर किया ताकि वो रुक जाए, मतलब गुस्से में था ना, उसे रोक रहा था। और बोलता है, कल हम सब ने क्लिफ के बॉटम पर क्लूज ढूंढे थे, लेकिन हमें फ्लावर के ओशियन में छुपी इस सीक्रेट को डिस्कवर नहीं किया। मतलब उसने कुछ सीक्रेट मिला होगा, उसको बताया जाएगा आगे। सीक्रेट मतलब तुमने इसे पा लिया? जेडन एकदम ना खुशी से बोलता है। लेलिन बोलता है, क्या लेलिन ने पा लिया? मतलब सब लोग उधर ही खड़े थे भाई, सब लोग सुन रहे थे। तुरंत तीनों शैडो एकदम से लेलिन और जेडन के पास अपीयर होते हैं। ये बाकी तीन एक्लोइटी जो दूर नहीं गए थे, अपने पार्टी के सामने लेलिन के ना धीरे से ना सर हिलाते हुए देख रहे थे। उन लोगों के चमक ना एकदम से ना, एकदम क्या बोले, उनमें से कोई जो फ्लोटिंग स्पेल यूज कर सकता था मिड एयर में उड़कर ना देखने को बोलता है लेलिन उन सबको। मतलब कुछ बताना चाह रहा होगा ये। तो एक आदमी जाता है, उड़ के देखता है, मतलब बोसेन जाता है, वो मैं करता हूँ बोल के तुरंत ना सिल्वर पेटल बॉल निकाल के मेटल बॉल पर मैजिक आर्टिफैक्ट की एनर्जी वेव छोड़ते हुए ऊपर चला जाता है। उसके बाद बोसेन ने मेटल बॉल को ना एकदम से घुमाया, मेल्ट होकर लिक्विड बन गया। ये लिक्विड उसे पीकर ही वो तुरंत ही ना ह्यूज प्रीटी और डैजलिंग सिल्वर विंग्स ना आ गए उसके शरीर पर। ये मैजिक आर्टिफैक्ट है जो ना नीड के हिसाब से फॉर्म चेंज कर सकता है। लेलिन ने ना तारीफ की ये मैजिक आर्टिफैक्ट की। उसकी आंखें में चमक थी, मतलब ये आर्टिफैक्ट तो शायद ये लेने ही वाला है। ये आर्टिफैक्ट शायद ना मीडियम ग्रेड मैजिक आर्टिफैक्ट के स्टैंडर्ड तक पहुंच सकता था। सिंथेसाइज ने एक्लोइटी के लिए माइट को ना लोअर किया था ताकि वो इसकी पावर को ना विल्ड कर सके। मतलब ये मीडियम ग्रेड है, लेकिन इसको लो ग्रेड है ना जानबूझ के किया है ताकि ये बोसेन ना यूज कर सके। सिर्फ लॉन्ग हिस्ट्री वाले लार्ज स्केल फैमिलीज ने ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड ना बना सकते हैं। एक ह्यूज ट्रांसलूरेंट स्लीवर विंग्स फ्लैप हुई और जमीन से धूल उड़ने लगी। इस स्टैंड से बोसेन तुरंत मिड एयर में ना उड़ गया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जेडन ने नीचे से चिल्लाया, लेकिन फ्लावर बीटा डेजी का अरेंजमेंट हवा के कष्ट गुजरे। बोसेन नीचे जमीन पर उतरता है। ऊपर जाने के बाद विंग्स को बॉडी में रिफ्रैक्ट करता है। इस पैच ऑफ बीटा डेजी पर्पसली प्लांट की गई है। उन्होंने एक कैरेक्टर फॉर्म किया है, मतलब अपना बोसेन ने ना बाकी लोगों को एक्सप्लेन करते हुए बताता है। और साया और रोथ पूछते हैं कि कौन सा कैरेक्टर, और अपना लेलिन कहता है इसी टाइम में, ये कुरागेरियन लेटर है और इसका मतलब है जंप। लेनिन ने कहा था। सब लोग शौक, जंप? क्या हमें डायरेक्टली क्लिफ से जंप करना है? जेडन ने गेस करता है एक्लोइटी सिल्ली नहीं होते, पहले उनका जजमेंट बेनिफिट से ना एकदम घुमाया गया होता है। और फिर रोत ने अपना सर खरोचते हुए कहता है, क्या हमें कल ऑलरेडी एक बार जंप नहीं किया था? मतलब वो कहना चाह रहा है हमने जंप तो किया था, लेकिन जंप किधर किया था इन लोगों ने? और फिर बोलता है आगे बढ़ते हुए, कुछ नहीं मिला जंप करके, वे सिर्फ उन डैम्ड रॉक नीचे क्लिफ में थे, हमें तो कुछ नहीं मिला। मतलब अपना लेलिन समझाते हुए, मतलब पोसेन ना इंटरप्ट करते हुए बोलता है, नो, तुम लोगों ने क्लाइम करके नीचे गए थे, हमने फ्लोटिंग फेदर स्पेल यूज किया था। बोसेन इंटरप्ट करते हुए कह रहा था, अब समझ आया, रेमेंट सीक्रेट प्लान में है और उसमें इंटर करने का हुए है क्लिप से बिना किसी स्पेल यूज किए डायरेक्टली जंप करना। मतलब अपना रोथ बोल रहा है।
फिर एक तीसरी आवाज आती है, डायरेक्टली जंप डाउन, क्या तुम पागल हो गए हो? साया ने अपने ब्यूटीफुल रेड हेयर को ट्विस्ट किया। इतनी ऊंची क्लिफ और नीचे इतने रॉक ब्लेड्स, अगर हम कोई मैजिक स्पेल डिफेंस के लिए यूज नहीं करेंगे तो अपने फिजिकल बॉडी से तो इवन रोथ भी मर जाएगा। इसलिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट स्पेसिमेन, मतलब इस एक्सपेरिमेंट के लिए किसी आदमी की जरूरत है, जेडन कह रहा था। और फिर जेडन बोलता है, जाओ कुछ एनिमल ढूंढो, कुछ बेटर होगा, कुछ ह्यूमन को भी लेके आना। पॉसिबल है लेकिन ज़्यादा होप मत रखना। रोथ ने बैग से पंच ऑफ टेंटिकल निकाले और जल्दी से चला गया वहाँ से। और जेडन कहते हुए फिर कहता है, हम भी सराउंडिंग में रिसर्च करते हैं, अगर अभी भी नहीं मिला तो टाउन वापस चलते हैं। जेडन पहली बार स्माइल कर रहा था। क्लिफ के एकदम डरावने स्क्रीन को ना एकदम स्क्रीम सुनाई दे रही थी और हाई प्रेशर विंड की वजह से आवाज़ें ना अल्टर होती जा रही थी। क्लिफ के टॉप से एक ब्लैक डॉट गिर रहा था, बड़ा होता जा रहा था। आखिरकार एक ह्यूमन फिगर दिखाई देता है। ये टाउन का एक हंटर गियर पहने हुआ इंसान था। मतलब ये लोगों ने सच्ची में एक आदमी को टाउन से मतलब क्लिफ से गिरा दिया। उसका चेहरा कंट्रोलेट था और वो हेल राइजिंग स्क्रीम छोड़ रहा था। क्लिफ के टॉप से एकदम फ्री फॉलिंग, मतलब सीधा गिर रहा था, कोई गियर नहीं, कोई मैजिक आर्टिफैक्ट नहीं, सीधा किसी भी चीज के बिना सीधा गिरा। हंटर सीधा रॉक प्लेट पर स्मैश हो गया और ह्यूज फोर्स ऑफ इम्पैक्ट ने उसके बॉडी को डायरेक्टली दो हिस्सों में काट दिया। दो हिस्सों में लाशें जमीन पर गिरी और बड़ा सा गड्ढा बन गया। बोन्स और फ्लैश मिक्स हो गए थे। ओरिजिनल अपीयरेंस बिल्कुल पहचाना ही नहीं जा सकता था। इन दो पिट्स मतलब दो गड्ढे के पास एक छोटा गड्ढा भी था। सेम गोरी सीन था, मतलब सेम सीन था, सिर्फ स्कल एक डियर जैसी एनिमल का था। क्लिफ के बॉटम पर रोथ आर्म्स क्रॉस किए हुए इंस्पेक्ट कर रहा था। साया भी उसके पास खड़ी थी और उसके सामने एक सेमी सर्कल ऑब्जेक्ट था जो ग्रीन ग्लो कर रहा था। उसके ऑब्जेक्ट से जेडन की आवाज आ रही थी और बोलता है, कुछ नहीं, कुछ नया नहीं, सिर्फ एक मीट पेस्ट रिजल्ट पहले वाले डियर जैसा ही है। रोथ ने ये एकदम से कहा था और बोलता है, लगता है हमारा प्लान फेल हो गया। क्लिफ के टॉप पर लेलिन और बाकी दो लोग क्राउड किए हुए थे, मतलब क्राउड के साथ थे। ग्रीन सेमी सर्कल ऑब्जेक्ट के दूसरे हाफ से आवाज सुनकर उनके चेहरे एकदम डिसअपॉइंटेड हो गए। शुरुआत से एनिमल, आखिर में ह्यूमन, लगता है कुछ और कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत है। लेलिन ने पहले लो स्पीड से रिकवर किया, फिर बोलता है, चलिए केयरफुल्ली सोचते हैं, हमारे पास टेस्ट करने के लिए स्पेसिमेन कम हो रहे हैं। बोसेन ने सार्डोनिक स्माइल दिखाया और पास की खाली जमीन पर पॉइंट किया। खाली जमीन पर कुछ जीथर मून टाउन के सिविलियंस, मतलब ना एकदम डर के साथ ना लेलिन और बाकी को देख रहे थे। अगर उनके मुंह बंद ना होते तो वो अभी तक ना रोते रहते, भीख मांगते रहते, मर्सी की भीख मांगते रहते। जेडन के सब्स्टिट्यूट ढूंढने के सजेशन के बाद 500 लोगों ने तुरंत स्प्लिट होकर अपना जॉब किया था। ओशन सबसे रूथलेस था। लगता था वो टाउन वापस गया था और वहाँ से कुछ सिटीजन्स को भी किडनैप करके यहाँ लाया था। जहाँ से वो आया था ना, पीक मैजिशियन फैमिली के लिए सिकुलर रेगुलर ह्यूमन वाइल्ड ग्रास जैसे होते हैं। मतलब ये है कि जो पीक फैमिलीज है ना मैजिशियन की फैमिली, उनके लिए जो ह्यूमन है ना इंसान, वो एक वाइल्ड ग्रास की तरह है, जितने भी काट लो बाद में उगी जाएंगे। उसकी वजह से मरना उनके लिए ना, मतलब उनके लिए मरना उनके, वो उसका सोच ये था कि अगर वो हमारे लिए मरेंगे तो ग्लोरी की बात है, यही सोचता था। भले ही लेलिन इससे एग्री नहीं करता था, लेकिन कुछ स्ट्रेंजर के लिए बोसिन के अगेंस्ट भी जाना उसके लिए फ़ायदा का सौदा नहीं था। लेलिन भी अपना फ़ायदे के लिए ही जीता है। इसके अलावा ह्यूमन स्पेसिमेन यूज करने से एरर को मार्जिन कम था, मतलब एकदम एरर का मार्जिन जो था ना वो कम था, मतलब गलतियां जो थी वो कम थी, डियर से बहुत कम। ये लेलिन के इंटरेस्ट के हिसाब से भी था, साथ ही वो बोसिन की स्पीड से बहुत शौक था। मतलब ये है कि उसे कोई इंटरेस्ट तो नहीं है इन सब चीज़ों से अपने लेलिन को, लेकिन वो अच्छा बंदा भी तो नहीं है, एकदम रूथलेस है ना, उसको अपना फ़ायदा ही चाहिए। और उसको जो रैंक अपना पावर बढ़ाना है, उसकी भूख है ना,
तो वो किसी की परवाह क्यों करेगा। नीचे जंप करना कॉलेज का रिप्रेजेंट करता है। मैप के मुताबिक रेस्पेक्ट भी होना चाहिए, लेलिन ने अपना ना एकदम दिमाग चलाते हुए कहा था। तो रिस्पेक्ट क्या है, बोसन पूछता है। एकदम, लेलिन मुस्कुराते हुए बोलता है, प्राचीन टाइम में जब लोग अपने एल्डर के पास जाते थे तो रिस्पेक्ट दिखाने के लिए पीटा डेजी लाते थे। ये कस्टम आज तक चला आ रहा है और साउथ कोस्ट के बहुत सारे जगहों पर ऐसा ट्रेडिशन अभी तक है। तो समझ जाओ अब क्या होने वाला है। मैं भी नहीं समझा, लेकिन तुम लोग समझ जाओ। बिल्कुल, पॉलफील्ड एकेडमी में ऐसा ट्रेडिशन है। बोसन की आंखें चमक गई। चलिए फिर से ट्राई करते हैं। वो डायरेक्टली कैप्टिव की तरफ गया। ये एक ब्लू हेयर्ड किड था जो अभी मैच्योर भी नहीं हुआ था। ऑनर फील करो किडो, माइटी मैजिशियन के सामने कंट्रीब्यूशन देने का मौका मिल रहा है तुमको। बोसेन एकदम स्माइल करते हुए और तुरंत उस लड़के के बंधे हुए रोप्स काट देता है। लेलिन ने तुरंत एक बीटा डेजी फ्लावर उस लड़के के कॉलर में न डाल दिया। सब प्रिपरेटरी वॉक कंप्लीट करके रोथ और साया केयरफुल्ली न लेलिन के रिसीवर को न एकदम ध्यान से देख रहे थे। 3, 2 और 1, रिलीज। बोसे ने एक आर्म से लड़के को बाल पकड़े और क्लिफ की एज की तरफ लेके चला गया। फॉलिंग कर रहे लड़की को देखकर वो स्माइल कर रहा, हर हाथ से न एकदम से उसे छोड़ दिया। छोटे लड़के के मुंह में स्टिप चीख एकदम चीख उठी, हॉरिफाइड स्क्रीम। उसके बाद दोनों हाथ वाइडली वेव करने लगे जैसे डूबता इंसान लास्ट एकदम न लास्ट बार बचने की पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। और फिर उम्मीद है इस बार सक्सेस हो। क्लिफर लेलिन ना एकदम ना बुदबुदा रहा था खड़े होकर। बाकी दो लोगों के साथ ना एकदम स्क्रीमिंग, लड़की की स्क्रीमिंग ना सबको सुनाई दे रही थी। वो डॉट में बदलते हुए देख रहे थे सब लोग। सडनली लेलिन और बाकी लोगों ने एनर्जी वेव डिस्कवर की। फिर आता है लेलिन का एकदम से, लेलिन अंदर ही अंदर कहता है, ये फीलिंग गलत नहीं हो सकता। ये सीक्रेट प्लान ओपन होने पर बनता बनता है एनर्जी वेव से। पहले ब्लड बाथ में भी ऐसा ही हुआ था। लेलिन एकदम से न शॉक हो गया। वो बोलती है अपनी साया, रिसीवर ने नॉइजेस आने लगी, मतलब रिसीवर जो था ना उसमें नॉइजेस आने लगे। वो डिसअपियर हो गया। मैंने देखा मिड एयर में गिरता हुआ इंसान लाइट से इनग्लफ हो गया और कंप्लीटली डिसअपियर हो गया। साई की आवाज में एक्साइटमेंट की ट्रेस थी। फिर आता है रोथ की आवाज में, रिसीवर से आती है रोथ की आवाज, चलिए तुरंत चाहते हैं। कुछ मोमेंट बाद 500 लोग क्लिफ पर गैदर हुए और एंशिएंट मैगस के मेथड पर अमेज एकदम से न तारीफ करने लगे। करेज और रेस्पेक्ट, किसने सोचा होगा। साया ने एकदम वंडरस टोन में कहा था, बिना डिफेंस स्पेल के क्लिफ से जंप करना जहां बहुत सारे रॉक ब्लेड पर इटर्नल शार्पनेस एकदम लगाई गई हो, इवन ऑफिशियल मैगोस भी ट्राई करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा बीटा डेजी कैरी करनी पड़ेगी वरना सीक्रेट प्लेन ओपन ही नहीं होगा। जेडन मुस्कुराते हुए लेलिन को न एकदम से न शाउट आउट दे रहा था। इस वक्त इवन बोसेन ने भी न एकदम अप्रूवल वाली स्माइल दिखाई। साया ने साइड में उसके लिए न क्लैप करने लगी। ये सब अब सबकी एफर्ट की वजह से है। लेलिन भी न सबको एकदम तारीफ भरी नज़रों से देख रहा था। लेलिन ने थोड़ा सा सर झुकाया और हम्बल लेकिन प्राउड स्माइल दिखाया था। सीक्रेट प्लेन ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है, अब हम क्या वेट कर रहे हैं। रोथ ने तुरंत बीटा डेजी हाथ में लिया और बॉडी पर भी रख लिया उनके लिए। ये बोसेन ने एकदम से ना कैप्टिव की तरफ देखा। कैप्टिव लोग एकदम डर गए, मतलब जो जो लोग पकड़ के लाए थे ना वो लोग डर गए। और फिर जेडन ने दोनों हाथ फैलाते हुए बाइंस एक्सटेंड का होने लगी और बोलता है, मैं खत्म करता हूँ। लेकिन लेलिन सडनली बोलता है, जेडन को मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट रोक देता है और बोलता है, क्या हम मतलब अपना बोसेन बोलता है, क्या है, क्या तुम इन्हें इनके लिए बेक करना चाहते हो। बोसेन ने लेलिन को ना एकदम से देखा। फिर लेलिन बोलता है, नहीं, सिर्फ ये कि सीक्रेट प्लेन में और भी कई सारे मैकेनिज्म ऐसे हो सकते हैं, कौन जाने इनका और क्या यूज आ सकता है। लेलिन ने विहाइवल एकदम एकदम अच्छा सा रीजन दिया था और लेलिन ने एक कैप्टिव की तरफ हाथ बढ़ाया। ग्रेनाइट बाइंड, ग्रेनाइट अब ग्रेनाइट
तुरंत जमीन से उठा और फेदर और हैंडकफ बन गया। मतलब हथकड़ी लगा दी, कैप्टिव को फिर से बांध लिया गया। रेगुलर ह्यूमन मैजिक स्पेल से ना नहीं भाग सकेंगे। इस तरह ह्यूमन उनके भागने का ना डर भी ना एकदम बना रहता है। हर तरह के ह्यूमन जो है उनको पकड़ने के लिए एकदम आसान तरीका है। बोसेन मुस्कुराए और डायरेक्टली बीटा डेजी हाथ में पकड़ ली और बोलता है, चलिए अभी वेट किस चीज़ का कर रहे हैं। फिर जंप। पांचों एक्लोइटी हर एक ने बीटा डेजी केयरफुली पकड़ा और क्लिफ से जंप कर दिया। हाई स्पीड ड्रॉप के दौरान लेलिन की स्किन हाई प्रेशर से ऑलमोस्ट ना सक्कन हो रही थी। उसकी आंखें थोड़ी रेड हो गई और उसका महसूस हुआ कि जैसे उसकी ना पूरी बॉडी का ब्लड ना बाहर निकलने वाला हो। क्या ये फीलिंग बिल्डिंग से जंप करने का एहसास है? लेनिन कुछ नॉनसेंसियल थॉट सोच रहा था। जब पांचों लोगों का ना आधा गिरने वाले थे, आधा गिरना हो चुका था, तो प्रिसाइज पर लाइट का सर्कल चमका। लाइट सर्कल बन गया और हवा का वेदर एकदम से बहने लगा। दूसरे डायमेंशन का सीन एकदम से रिवील हो गया। सीक्रेट प्लेन का एंट्रेंस। बोसन चिल्लाया। उसके बाद मेम्बर की आंखों में ना, मेम्बर्स जो लोग थे उन सबकी आंखों में चमक आई और स्ट्रॉन्ग वेटलेस फीलिंग उन पर न छा गया। अर्थ स्माइलिंग मतलब स्पिनिंग फीलिंग के बाद लेलिन और बाकी एक डार्क केव में पहुंच गए। इतनी बड़ी जगह ना, ये सबटर्नियन एरिया होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं जानते थे कि वो लोग है कहाँ, क्योंकि क्लिफ के बॉटम के अंडरग्राउंड को ना स्पेल को ना कई बार सर्च किया था। वो इम्पॉसिबल था वहाँ पर कुछ भी मिलना। लेकिन लेलिन धीरे से उठकर कहता है, लड़का कहाँ है? साया ने अपने फोरहेड को न कवर करने वाला मतलब वाले हेयर को न टीडी किया और सडनली चिल्लाई, पहले वाला लड़का डिसअपियर हो गया। वो चिल्लाते हुए बोलती है, वो नहीं। रोथ ने सर नीचे किया और जमीन पर पॉइंट किया। वहाँ ब्लड का न पड़ल था और लड़के के कपड़ों के ब्रोकन पीसेस भी थे। जैसे उम्मीद थी, सीक्रेट प्लेन ना के साथ ना रेमेंट में डेंजर भी छुपा हुआ था। इस सीन को देखकर लेलिन की आंखें चमकी। पहले जब उसने एंटर करने की इंफॉर्मेशन ना डिस्क्लोज की थी तो वो खुद मतलब रख सकता था वो इंफॉर्मेशन को, और बाकी लोगों को ना एकेडमी वापस जाने तक ना वेट करवा सकता था। मतलब वो इंफॉर्मेशन को रख सकता था, सब कुछ रख सकता था। लेकिन उसने बताया बीटा डेजी को ऐसे पकड़ो, ऐसे कूदो। लेकिन उसने ये अपने फायदे के लिए ही करा था। यह डेफिनेटली उसके कैरेक्टर से ना चेंज वाली बात थी, एकदम चेंज वाला बात था। बल्कि उसे तो नहीं करना चाहिए था ये। सीक्रेट प्लान के अंदर के डेंजर का डर था उसके। अच्छा, तो उसको ना सीक्रेट प्लान के अंदर का ना डर था, तो डर की वजह से उसने सबको बताया और सब लोग मरे। यार क्या फर्क पड़ता है। ग्रेट मैगस सेलम लेजेंडरी मैगस था और कम से कम रैंक 4 तक पहुंचा था वो। ऐसे इंसान के न छोड़े हुए इनहेरिटेंस में लेनिन को लगता था कि न कुछ सीकर की एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए न बहुत सारे न मैकेनिज्म और ट्रैप न बिछाए हो सकते हैं। इसलिए वो अकेला न रिस्क नहीं लेना चाहता था। चाहे कुछ भी हो, लेलिन अभी भी न सिर्फ लेवल 3 एक्लोइटी था। इवन ऑफिशियल मैगोस भी नहीं था। इस जगह न उसके लिए बहुत डेंजरस थी ये जगह। लेलिन के ग्रुप मतलब जेडन के ग्रुप में बोसेन लेलिन से न कमजोर था। मतलब कमजोर था, मतलब बराबर ही थे यार, क्या कमजोर था। बाकी तीनों के पास भी अपने अपने ना सर्वाइवल वेज थे। लेलिन अपने स्ट्रेंथ के बारे में बहुत क्लियर था। सिर्फ वो अकेला सीक्रेट प्लान के हर मैकेनिज्म को ब्रेक करने की ये जो है ना इनहेरिटेंस हासिल नहीं कर सकता ब्रेक करके। जेडन और बाकी लोग को डिसिप करने में सिर्फ लेवल 3 एक्लोइटी की टीम ने रिफॉर्म करना ना इम्पॉसिबल था। मतलब ये टीम छोड़ के उसे दूसरी टीम बनाना भी ना एकदम से ना बहुत मुश्किल काम है, लगभग इम्पॉसिबल है। इसके अलावा अगर वो खुद टीम ऑर्गेनाइज करे तो भी ना एंड में जब ग्रेट मैगोसेलम की इनहेरिटेंस डिस्कवर हो जाएगी तो लेलिन श्योर नहीं था कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा या नहीं, वार वही होगा कि नहीं। और अभी सही मौका था एक्लोइटी के लिए। ग्रेट मैगोसेलम लेजेंड की मिथ जैसा था। उसकी इनहेरिटेंस हर एक्लोइटी के लिए डेडली, एकदम डेडली चीज़ रखती थी। मरने मारने को लिए तैयार हो जाएंगे। एनीवे, फॉलिंग आउट एकदम से ना, किसने सोचा था कि ऐसा ना होगा। फॉलिंग आउट उससे क्या फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब कैसे पता लगा सकते हैं कि फॉलिंग आउट करके यहाँ पे पहुँच सकते हैं। लेलिन ने खुद से पूछा कि अगर ट्रम्प कार्ड कंपेयर करे तो उसके पास
सबसे ज़्यादा हैं, 500 लोगों से ज़्यादा उसके पास है। फाइनल में हंसने वाला पक्का वही होगा। लगता है लड़के पर किसी डेंजरस क्रिएचर ने अटैक किया था। जेडन ने अपना मैजिक आर्टिफैक्ट ग्रीन बैज निकाला और हाथ में न पकड़ लिया। सराउंडिंग बहुत डिम था और विजिबिलिटी एकदम कम थी। मतलब कुछ होगा, धुआं हुआ। लेलिन और बाकी दूर तक न नहीं देख पा रहे थे। पांचों लोग बाहर के अटैक को फेस करने के लिए एकदम हडल हो गए थे। रोथ ने स्काउट किया और एकदम से चिल्लाते हुए ट्रैक पॉइंट करते हुए बोलता है, इसे देखो। लेलिन ने उसकी तरफ देखा और सेमी सर्कल ट्रैक बहुत गहरा था, दूर डेप्थ तक एक्सटेंड हो रहा था। और ये ट्रैक लड़के की रेमिंस के अराउंड सबसे ज़्यादा था। मतलब ये स्नेक का ट्रायल था। लेलिन ने ट्रेस से पाम साइज का स्केल फील किया और बोल पड़ा, स्नेक का ट्रैक मतलब एरिया में कोई डेंजरस स्नेक क्रिएचर छुपा है। रोथ के राइट हैंड मसल एकदम से फूल गए और उसके स्लिप्स फट गए। व्हाइट टेंटिकल कंटिन्यूसली उससे एक्सटेंड हुए और सराउंडिंग्स को सील्ड करने लगे, डिफेंस क्रिएट कर रहे थे। स्नेक की टंग की स्पीटिंग की आवाज़ कंटिन्यूसली सुनाई दे रही थी। लगता है ग्रेट मेगासेलम को स्नेक टाइप क्रिएचर्स के ना काफ़ी एक्सपेक्टेशन था, मतलब पसंद करता था। लेलिन ने प्रीवियसली रेमेंट एक्सपेरिमेंट लैब में भी ना ह्यूज मानकास्टर स्नेक को ना याद किया और दोनों को लिंक करने लगा। मतलब ये पहले भी तो मैगस ये इसके इनहेरिटेंस में गया है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिला। लेकिन ये सब का क्या मतलब हो सकता है? ग्रेट मेगासेलम के रिकॉर्ड सिर्फ पोयम और ट्रैवल नोट में दिखते थे। लेनिन ने अभी तक कोई जर्नल डिस्कवर नहीं किया था जो ग्रेट मैगोसेलम को के ना मतलब हैपनिंग को ना एकदम से डिटेल में कवर करते हो। उसका ना एकदम से कंजर मतलब उसको ना ये इंफॉर्मेशन था ही नहीं। ऑफिशियल मैगोस लेवल पर ही उसे ये सब पता चलेगा। अभी ग्रेट मैगोसेलम के बारे में क्या पता है कि उसे स्नेक पसंद है, मानकास्टे के ऊपर एकदम उसने एक्सपेरिमेंट किया था, यही सब तो पता है। उसके अलावा उसे कुछ पता ही नहीं है। और हमें तो बस ये बताया गया है कि ग्रेट मेगासेलम मॉर्निंग स्टार था, लेवल 4 तक पहुंचा था, और उसके अलावा कुछ बताया ही नहीं गया है। अंधेरे के कॉन्सिलमेंट में एक जाइजेंटिक लॉन्ग ब्लैक फिगर एक्लोइटी की तरफ चार्ज करता है। एक काउंटलेस टेंटिकल पहुंचने के और ब्लैक फायर को ना एकदम से झपट लेते हैं। रोथ एकदम से ना बोल पड़ता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। एकदम से इल्यूमिनेटिंग स्पेल साया ने ब्राइट लाइट बॉल हाथों में पकड़ा और हवा में फेंक दिया। मतलब उसने इल्यूमिनेटिंग स्पेल फेंका था। लाइट बॉल मिड एयर में एक्सप्लोड हुआ और नीचे चमक गया। केप को सन की तरह मतलब सन एकदम ना उजाला भर दिया था। लेलिन ने आंखें एकदम से क्विच की और रोथ के ना बड़े हुए क्रेचर को साइज किया। एक जाइंट स्नेक डजन मीटर से ज्यादा लंबी, पूरी ब्लैक कलर की, उस पर ना कुछ शेप स्केल के भी थे। लेलिन ने पहले नोटिस किया था कि उसकी पीठ पर ना लंबी रेड लाइन थी जो सिर से टेल तक न पहुंचे। इसके मतलब सिर से ना टेल तक एक रेड लाइन था। स्नेक के सर के मिडल में छोटा एकदम से हॉर्न हॉर्न था उसके, जिससे इमेंस एनर्जी वेव्स ना इमिट हो रही थी। हॉर्न के नीचे ट्रायंगुलर शेप में प्यूपिल थे, मतलब आंखें थी। उसकी ब्राइट येलो आंखें एम्बर की तरह थी जो लेलिन और बाकी लोगों को घूर रही थी। इस वक्त जाइंट स्नेक टेंटिकल के बॉल से पकड़ी हुई थी और स्पॉट पर ना एकदम रोटेट कर रही थी, छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। स्नेक के कंपैरिजन में रोथ मिडगेट जैसा लग रहा था। सीन काफी कॉमिकल था इस टाइम में। ये चिप क्रिएचर को स्कैन कर लेलिन ने तुरंत ऑर्डर दिया। अपना एआई चिप भी बताता है, सिमिलरिटी है। ब्लैक हॉरल स्किन स्नेक जो है उससे 98% और नेबोरिक मेम्बा से 75% और मैन कैस्ट्रे स्नेक से 34.6%। एआई की आवाज़ ना उसके दिमाग में गूंज पड़ती है, ब्लैक हॉरल स्नेक, इसका डाटा ब्रिंग आउट करो। और लेलिन ने एकदम फ्यूरियसली इसको डाटा को चेक किया। ब्लैक हॉरल स्नेक एक्सट्रीमली डेंजरस बीइंग है। इसमें एंशिएंट क्रिएचर कीमियन सर्पेंट की ब्लड लाइन का ट्रेस है जो एकदम माइटी ऑरा देता है और लाइफ फोर्स के लिए भी जाना जाता है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई थी? ये एंशियंट क्रिएचर इलस्ट्रेटेड हैंडबुक से आई थी, कैटलॉग ऑफ डेंजर क्रिएशन। मतलब ये बुक का नाम है ना। ये लेलिन ने एआई चिप से सब कुछ तो रिकॉर्ड करवा लिया है, बुक वीक सब कुछ को सेव करके डाउनलोड करके रखा है ना।
तो ये बुक का नाम है एंशिएंट क्रिएचर इलस्ट्रेटेड हैंडबुक, ये ना बुक का नाम है। वो तुम लोग कंफ्यूज मत हो ना। और कैटलॉग ऑफ डेंजर मतलब डेंजरस क्रिएचर, ये भी बुक का ही नाम है। ये दो बुक में से लिखा गया है कि ये ब्लैक हॉरर स्नेक का टाइप क्या है, उसके बारे में सब कुछ डिटेल में लिखा गया है। लेनिन अपने एआई चिप को ऑर्डर देता है, मेरे सामने खड़े ब्लैक हॉरर स्नेक के स्टैट को स्कैन करो, और एआई चिप तुरंत जवाब देता है स्ट्रेंथ 18, एजिलिटी 15, वाइटलिटी 20, स्पिरिचुअल फोर्स 22। और तीन एबिलिटीज भी हैं। पहला एबिलिटी है स्केल डिफेंस, इससे ना स्केल के एक डिफेंसिव फोर्स फील्ड ना बन जाता है। 5 डिग्री से कम के फिजिकल और मैजिकल अटैक ना इसके ऊपर कुछ असर ही नहीं करते। मतलब ये बेसिकली इनविजिबल है। छोटे अटैक से 5 डिग्री से कम के अटैक, मतलब 5 डिग्री तक के अटैक के लिए एकदम इनविजिबल है। और शैडो स्टिल्थ दूसरा अटैक है। ये सांप किमियन सर्पेंट की शैडो पावर को इनहेरिटेट करता है। कभी भी स्टिल्ट मोड में ना आ सकता है, बिल्कुल गायब हो सकता है। और तीसरा तीसरा जो है वो है लाइटिंग ब्लेज। इससे इसके सींग से ना लाइटिंग फ्लेम निकलती है। अटैक डिग्री होता है 12 से 15 डिग्री तक। ये तो बहुत डेंजरस था, मतलब बहुत ही डेंजरस था। 12 से 15 अटैक कर सकता है उसके ऑन से। और स्टेटस दिखाया जाता है, अभी का स्टेटस उसका। अभी भाई एक्सट्रीमली, एकदम एक्सट्रीमली वीक हालत में भी इतना पावरफुल है। लेकिन हैरान हो जाता है, ये तो लेवल 3 एक्लोइटी की बाउंड्रीज पर आ चुका है, एकदम बोटल नेक पर है। लगता था ये ऑफिशियल मैक उसके ना एकदम करीब है। ये अभी भी ना एक्सट्रीमली वीक दिखा रहा है, इतना पावरफुल फिर भी एक्सट्रीमली वीक दिखा रहा है। तो कितना पावरफुल होगा ये फुल हेल्थ में हो तो। अभी लेनिन सोच ही रहा था कि सांप ने ना रोथ को अटैक कर दिया। वो सोच रहा था और रोथ को अटैक ही कर दिया। लेनिन चिल्लाता है, रोथ सावधान, ये ब्लैक हॉरर स्नेक है, इसके पावर तेरी सोच से कई ज्यादा है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सांप ने अपनी पूंछ घुमा के रोथ के टेंटिकल को तोड़ दिया, और एक आवाज आती है, और फिर सीधा रोथ को ना अपने मुंह में ही निगल लेता है। रोथ का गेम ओवर। साया और जेडेन ने भी ना बाइंस और फ्लाइंग नाइफ से अटैक किया, लेकिन बैंग बैंग आवाज आए, सांप के स्केल पे लगे, और कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं, स्पार्क तक नहीं निकला उसके। थोड़ा बहुत चिंगारी तो निकलना चाहिए था, कुछ नहीं निकला। रोथ सांप के पेट में था। थोड़ा स्ट्रगल हुआ, फिर सब कुछ रुक गया। रोथ खत्म। पूरा सीन सिर्फ कुछ सेकंड में हो गया था। कोई कुछ नहीं कर पाया था इस टाइम में। बोसिन शोक होकर बोलता है, ब्लैक हॉलर स्नेक, ये तो वो क्रिएचर है जो मैच्योर होने बाद एक रैंक 3 मैगोस से लड़ सकता है। ये यहाँ पर कैसे आया? सब लोग डर जाते हैं। रैंक 3 मैगोस, ये तो उनके लीडर लीडर जैसे पावर है। वो है ना, एक लीडर है ना, रैंक 3 का मैगोस था ना एक। लेकिन लेलिन के एआई चिप्स ने सच को ना स्कैन कर लिया था। वो कहता है, नहीं, ये मैच्योर ब्लैक हॉरर स्नेक है, लेकिन काफी टाइम से सील्ड और भूखा था। मैच्योर ब्लैक हॉरर स्नेक है, लेकिन भूख और काफी टाइम से सील होने की वजह से, इसलिए ये रैंक 3 से ना एकदम ना घट कर कम होकर एलिमेंट्री रैंक 1 मैगोस बन गया है। ये सांप शायद ग्रेट मैगोसेलोम का ना कोई एक्सपेरिमेंट था जो यहाँ छोड़ दिया गया था। काफी हजारों साल बीत गए, और भूखे रहने की वजह से इसका पावर घट गया था। लेकिन लेलिन ने ये सच किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि अगर सब लोग सच जानते तो डर के मारे भाग जाते। तो उसने सीधा बोल दिया, घबराओ मत, ये अभी भी एक फील्डिंग है। ऑफिशियल मैगोस भी नहीं बना अभी तक। ये एक्लोइटी ही है अभी तक। एक्लोइटी लेवल पर ही ऑफिशियल मैगोस नहीं बनाया अभी तक। हमारे पास एक मौका है। साफ साफ झूठ बोल रहा है। बोसिन के दिमाग ऑलरेडी प्लान सोचने में लगा हुआ था। वो कहता है, अगर मैंने इसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसका अलग ही चल रहा है, इससे कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये फ्यूचर में रैंक 3 मैगोस से लड़ सकता है, ये तो मेरा होना चाहिए। वो पूरा पागल ही हो गया था, और वो सीधा सांप की तरफ दौड़ पड़ा अपने सिल्वर व्हाइट स्वॉर्ड लेकर। बैंक के साथ एक लंबी, और सांप को ना स्केल पे कुछ स्केल्स गिर जाते हैं उसके अटैक से। लेकिन सांप ने भी जवाब दिया, पूंछ से एक जबरदस्त थप्पड़, और बोसेन कैनन बॉल की तरह उड़े और केप की दीवार में जाके घुस गया। फिर भी बोसेन ने
हारना रिफ्यूज मतलब हार नहीं मानी। दीवार के मलबे से निकला और बोला, लेलिन, जेडन, साया, मेरी मदद करो इसे रोकने में। मैं तुम्हें लिलिटेल फैमिली की दोस्ती के साथ साथ इस एक्सप्लोरेशन के सारे रिवॉर्ड भी दे दूंगा। और सब लोग साथ आ गए। जेडन ने अपने जेड बैच से जादुई वाइन्स निकाली जो पूरे केव में फैल गई। लेलिन ने अपने प्राइज स्पेल निकाला, मतलब एकदम, मतलब महंगे महंगे स्पेल निकाले। क्लाउड ऑफ आफ्टर लाइफ, ये एक मर्की ग्रीन क्रोसिव क्लाउड जो सांप को अंदर न एकदम अंदर से ही गला देता था। साया ने अपने पुरानी वुड कॉम निकाल के अपने लाल बालों को न कंघी किया, और देखो क्या हुआ, बाल तेजी से बढ़े। पूरा केव फ्लोर लाल बालों से ढक गया। एक जादू एक जादू का जाल था। कॉम्बिनेशन कांप आया, सांप फाइन्स और बालों में उलझ गया, गिरने लगा, डस्ट उड़ा, मतलब कई सारे धूल उड़े। कॉम्बिनेशन खतरनाक था। सांप ना जेडन के वाइन्स से और उस लड़की साया के जो है ना बालों से ना एकदम उलझ गया था। पोषण का मौका आ गया था। वो सांप के ना सर के ऊपर से कूद गया और निकाला एक मैजिक स्क्रॉल। ये था एक कॉन्ट्रैक्टेड स्क्रॉल। लेली ने स्कैन किया, ये तो एक सीलिंग कॉन्ट्रैक्टेड स्क्रॉल है। इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन सील है। इसका डैम कम से कम 10,000 मैजिक क्रिस्टल, मतलब इसका जो प्राइस है ना वो 10,000 मैजिक क्रिस्टल से भी ज़्यादा है। और पैसे होने के बाद भी मिलना ना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ बड़ी और पुरानी फैमिलीज के पास ही ऐसा चीज़ें होने का ना काबिल है, मतलब ये काबिल है। लेकिन लेलिन के ना होठ मुस्कुराते हैं क्योंकि उसने एक प्रॉब्लम ना देख ली थी यहाँ पर, और बोलता है, अफसोस इतना पावरफुल स्क्रॉल है लेकिन ये काम नहीं करेगा क्योंकि इस ब्लैक हॉरल स्नेक की स्पिरिचुअल फोर्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बोसेन को एआई चिप जैसी ने कोई चीज़ ना मतलब मालूम नहीं है, और वो कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहा था। वो सच नहीं जानता था बेसिकली। उसने अपने आंखों को लेकर ना स्क्रॉल खोला, मतलब चांटेशन इंचांटेशन पढ़ते हुए, और स्क्रॉल फाट गया भाई, एकदम फाड़ दिया। एक तेज सफेद रोशनी निकली। एक अजीब मैजिकल फॉर्मेशन बन गई, मिस्ट्रीज रुइन और मैजिक कैरेक्टर से भरी हुई। लेलिन ने तुरंत ऑर्डर दिया, ये चिप इस एडवांस्ड कॉन्ट्रैक्टेड स्पेल को रिकॉर्ड करो। फॉर्मेशन से दो ग्रीन लाइट निकले। एक पोशन के माथे में गया, दूसरी सीधा सांप के माथे पर गई। सांप जानता था एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आज़ादी खत्म। तो वो टूट टपके खाते हुए ग्रीड वाइन्स को एकदम से रोकने की कोशिश करता है। बोसेन के माथे से पसीने की ना बड़ी बड़ी बूंदें टपक रही थी। वो बोलता है, वो क्या बोलता है पता है, मेरा सपना, मेरी जिंदगी, अगर ये ब्लैक हॉलर स्नेक मेरा हो गया तो वो सपने देखने लगा था। और जब ग्रीन लाइट बिल्कुल सांप के सर में घुसने वाली थी ना, एक अजीब चीज होती है। और चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए अगले चैप्टर में देखते हैं उसके साथ क्या अजीब चीज़ होगी। तब तक के लिए बाय बाय।